प्यारे बच्चों नमस्कार। बीजीएस क्लासेज में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास के पहला चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको पूरी सीरीज मिलेगी, पूरी एसएसटी का चीज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं शुरू करता हूँ प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में कहाँ आते हैं? तो याद रखना है आपको, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। पता होना चाहिए आप लोग को महाद्वीप कितने हैं। तो 7 महाद्वीप में कितने हैं? 7 हैं। जिसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है आपका एशिया। सबसे बड़ा क्या है? एशिया। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो है वो है आपका, सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप ना, यूरोप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो कौन वंश का था? तो बुर्बो वंश। याद रखना आपको ये भी कि वियना जो कांग्रेस हुआ था यानी वियना सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और किसकी अगुवाई में हुआ था? मेटरनिख की अगुवाई में। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेटरनिख के अगुवाई में ये सम्मेलन हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। ये एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था वो इटली एवं जर्मनी दोनों के एकीकरण के विरुद्ध था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। आगे है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जालबेरिन जो थी यह एक संस्था थी। किसकी? तो व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। आगे है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। डेट भी याद आप रख सकते हैं, 10 मई 1871 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि आप लोग तुरंत देखने के लिए आतुर होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव का क्यों नहीं एक सीरीज लाया जाए जिसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। बहुत जल्द मैथ का भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा कॉमेंट जरूर करें ताकि हम देखें तो मेरे अंदर मोटिवेशन जागे और आपके लिए नया चीज़ लेकर के आएँ। आगे है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1821 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। 1838 से 57 तक चला था ये। ठीक है। कहाँ पर चला था? तो इंग्लैंड के अंदर ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटेन ना। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित? तो 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापना हुआ था कार्बोनरी संगठन का? तो याद रखिएगा 1810 में। और इस संगठन से कौन जुड़े हुए थे? मेजनी। कौन जुड़े हुए थे? मेजनी। जिनका कहाँ के एकीकरण में योगदान था? तो याद रखना इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी 1829 में वो किस देश के साथ हुई थी? तो किस देश के साथ हुई थी? तुर्की। किसके साथ? तुर्की। ऑटोमन जो एम्पायर था यहीं पर था। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर ना। आगे सेडोन का जो युद्ध था वह किनके बीच हुआ था? तो सेडोन का जो युद्ध है वह जो हुआ था आपका प्रसा और किसके बीच? फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड का जो विद्रोह था उसको रूस ने क्या कर दिया? कुचल दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में।
अगले प्रश्न की ओर। आगे है यूरोप का मरीज, वीवीआई प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, 19 नंबर प्रश्न। हाँ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। हाँ, एर्दोगन वाला तुर्की ना, एर्दोगन वहाँ के अभी क्या है, तो वहाँ के राष्ट्रपति है ना। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना जो किया था वो मेजिनी ने किया था। किसने कहा किया था? मेजिनी ने। यंग इटली की स्थापना याद रखिएगा 1831 में हुआ था, ठीक है, और मेजिनी ने किया था, ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। कौन कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और बिस्मार्क का कहाँ के? तो जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा योगदान था ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है यंग यूरोप। यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में हुआ था। और संस्थापक कौन थे? तो मेजनी ही थे ना। कौन थे? मेजनी थे। आगे यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यह एक ऐसा देश था जहाँ का ज्ञान विज्ञान ये सब खूब ज़्यादा प्रसारित हुआ, खास करके पूरे हम देखते हैं तो इंडिया में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। यानी एशिया यूरोप में इस देश का काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव था वो देखने के लिए मिलता है। अर्थात यहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है, यहाँ का जो उस समय विज्ञान का तकनीक था, वो सारी तकनीक काफ़ी जो है फैला इन जगहों पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर था, ठीक है। आगे है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई थी इसमें? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया की हार हुई। आगे है बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। आगे बढ़ते हैं। आगे है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियना कांग्रेस में उस समय कौन शामिल नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी। क्यों? क्योंकि जर्मनी कई छोटे छोटे 39 रियासतों में टूटा हुआ था, ठीक है ना, इसलिए वो शामिल नहीं था, छोटे छोटे राष्ट्र थे इसमें। आगे है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मतलब अध्यक्षता किसने किया? तो याद रखना है कि मेटरनिक ने किया। मेटरनिक कहाँ चांसलर था? जो है ऑस्ट्रिया का था। याद रखना इससे पहले क्या हो गया था? नेपोलियन का अंत भी हो गया था, ठीक है ना। नेपोलियन का क्या हुआ था? अंत हो गया था। उसके बाद क्या होता है? वियना कांग्रेस होती है। वियना कांग्रेस मतलब वियना सम्मेलन। आगे आज का अंतिम प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? ये आपके लिए है। हाँ, इसका भाषा मैग्यार था। आपको बताना है इसका दूसरा क्या नाम था, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।